ये पोस्ट लिख रहे हैं ना, वे संस्कारित मूल कार्यकर्ता है ही नहीं। जो संस्कारित मूल कार्यकर्ता है, जिसने चुनाव में काम किया होगा ना, वो कभी भी इस तरह की पोस्ट डालेगा नहीं। मैंने कोई टेंडर थोड़ी बढ़ा था अध्यक्षी का, मेरे को संगठन ने नियुक्त किया और मैंने ईमानदारी से काम किया है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जो पर्चियाँ घर घर नहीं पहुँच पाई। दूसरी बात, ये निर्णय टीसी से बंटवाने का ये गलत रहा। आम आदमी पार्टी ने आमद दर्ज कराई है ग्वालियर शहर में, उससे भी हमको नुकसान हुआ है। जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता था उसको टिकट दिया, ऐसे 34 पार्षद नहीं आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग। मैं हूं गौरव। नगर निगम चुनाव के परिणाम हम सबके सामने आ चुके हैं और इस बार 57 वर्षों में पहली बार भाजपा को शिकस्त मिली है और इस शिकस्त की कई सारी वजह सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस शिकस्त के लिए जिला कार्यकारिणी जो है उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिरकार इसकी क्या वजह है, इसको जानने के लिए आज हम आए हैं भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही और उन्होंने क्या मंथन किया। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर ब्रेकिंग में। हाँ, धन्यवाद सर। कमल जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने एनालिसिस तो कर ही लिया होगा, मुख्य कारण क्या रहा सुमन शर्मा जी के हारने का? देखिए, प्रथम दृष्टया जो हमने आकलन किया है उसमें 2-3 कारण बड़े समझ में आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जो पर्चियां घर घर नहीं पहुंच पाई। क्या होता है, पर्ची एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्र तक आता है, ये उसका माध्यम होता है। और वर्षों से पर्चियां बढ़ती रही तो मतदाता को इस बात की आदत पड़ गई कि जब पर्ची आएगी तभी वोट की मानसिकता बनाता है। तो जो पर्ची घर घर पहुँचना चाहिए थी, उसमें कारण चाहे जो भी हो, चाहे BLO ने नहीं बांटी हो, TC ने बांटी हो, वो पर्ची प्रॉपर बट नहीं पाई। हमने 4-5 दिन पहले प्रत्याशियों को फ़ोन लगा के ये कहा भी कि आप अपनी पर्चियाँ बनवा के बंटवाइए, लेकिन मुझे लगता है तब तक देर हो चुकी थी। कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसा किया भी तो उनको अच्छी सफलता ही मिली, लेकिन मुझे लगा कि ये पर्ची न बंट पाना एक प्रमुख कारण रहा। दूसरा, मतदाता सूचियों में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी थी, मुझे लगा कि पता नहीं क्या कि आयोग या प्रशासन इस चुनाव के लिए तैयार नहीं था क्या, कि मतदाता सूची में इतनी गड़बड़ हुई। पहली बार मैंने देखा एक ही घर के जैसे 10 वोट हैं तो 4 किसी अन्य मतदान केंद्र में, 4 किसी अन्य में और 2 किसी अन्य में। तो उससे क्या, मतदाता जो हमारा कोर वोटर है, कुछ तो जागरूक वोटर होता है जो वोट डाले बिना मानता नहीं है, उसने तो कहीं भी सोशल मीडिया पे जाके या साइट पे जा कर के अपनी पर्ची खोजी, अपना मतदान केंद्र खोजा और वो वोट डाल के आया। लेकिन हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है, हर व्यक्ति इतना टेक्नो सेवी नहीं होता है ये सब ढूंढ ढांड के वोट डाल पाए। दूसरा कारण ये भी था। तीसरा कारण, जो आम आदमी पार्टी ने आमद दर्ज कराई है ग्वालियर शहर में, उससे भी हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हम आकलन ऐसा आम समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट 15-20 हज़ार वोट लेगी, लेकिन वो 45,000 से ऊपर वोट ले गई है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा वोट शेयर भी वहाँ गया है। तो ये भी एक आकलन और चिंता का विषय हमारे लिए है, अलार्मिंग विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या आपको ये लगता है कि सुमन शर्मा जी जो एक चेहरा भाजपा ने उतारा था वो जनता के बीच ठीक से नहीं पहुँच पाया, वो अपनी उतनी ज़्यादा तारतम्य में बैठा नहीं पाई, इस वजह भी एक रही कारण? देखिए, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से 15 दिन पहले डिक्लेयर हो गया था, तो उसको जनता के बीच में जाने का अवसर ज़्यादा मिला। 66 वार्ड हैं और 15 दिन हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे कैंडिडेटों को एक कठिनाई आई हर वार्ड में पहुंचने की। तो ये एक पहचान का संकट तो रहा है, इसलिए रहा कि समय कम मिला। ये कैंडिडेट अगर पहले डिक्लेयर हो जाती है हमारी, तो मुझे लगता है कि हमको समय ज़्यादा मिलता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों का इसमें कहीं ना कहीं रोल रहा, सरकार आपकी थी, तो मॉनिटरिंग की कमी रही कि प्रशासन जो सरकार है वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाई ढंग से, इस वजह से जो मतदाता पर्ची, हालांकि ये पार्षदों का भी काम होता है कि लास्ट मोमेंट पर यही एक कड़ी है जो कि अब मतदाता तक पार्षद को पहुंचाती है, तो आपने पूरा का पूरा जो कारण है उन पर रख दिया है। तो आपको नहीं लगता कि संगठन की भी गलती रही इसमें? नहीं, देखिए क्या है कि आयोग ने पहले कहा था कि निर्वाचन शाखा ही पर्चियाँ बांटेगी, कैंडिडेट को उन्होंने ये अधिकार नहीं दिया था। जब वो असफल हो गए बांटने में, तब उन्होंने ये कहा कि आप कैंडिडेट से कह सकते वो बांटे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी बात, ये निर्णय TC से बंटवाने का ये गलत रहा। BLO बांटता है, BLO को हर परिवार की, हर घर की जानकारी होती है। जो टैक्स कलेक्टर होता है उसको इतनी जानकारी इसलिए नहीं होती है कि आजकल ऑनलाइन लोग टैक्स भरते हैं, तो उसको तो घर पता नहीं है, मतलब फन्ने कहाँ रहते हैं ये पता नहीं है, मन्ने कहाँ रहते हैं ये पता नहीं है, तो बेचारा कैसे बांटेगा।
उसके बाद भी हमारे कैंडिडेट्स ने कईयों ने ऐसा किया कि उन्होंने टीसीएस को पकड़ा और उनको उनके माध्यम से उनको पकड़ कर घर घर ले गए, उन्होंने पर्चियाँ बंटवाई। जहाँ ऐसी एक्सरसाइज हो गई वहाँ हमको सफलता मिली है अच्छी। बहुत सारे लोग, खासकर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें वो जिला कार्यकारिणी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनके मन मुताबिक या जिनको टिकट मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिले। ये भी एक वजह रही है। जिन्होंने चुनाव किया, किस किस को टिकट मिलना चाहिए, जो समिति थी, विवेक सेजवलकर जी भी थे उसमें, उनकी कहीं ना कहीं कोई इसमें गलती रही है। देखिए, हमारे यहाँ टिकट बांटने का या टिकट देने का एक प्रोसीजर है। जिला स्तरीय समिति बनती है, संभागीय समिति बनती है। इसके पहले भी हमने पैनल बनाए, मंडलों से ही पैनल बुलवाए, हमने अपने पर्यवेक्षक भी भेजे, वहाँ से भी नाम बुलवाए। उन सबको कंपाइल करके जो विनिंग कैंडिडेट हो सकता था उसको टिकट दिया। ऐसे 34 पार्षद नहीं आ गए, ऐसे हमारा बहुमत नहीं आ गया। हमने बड़े विचार मंथन करके टिकट दिए हैं। कई जगह हमको सफलता मिली थी और कई जगह तो 4-5 वार्ड ऐसे थे बड़े नॉमिनल वोट से हम हारे हैं। ठीक है ना। तो जो पूरी समिति अगर बैठ के विचार कर रही है, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल हैं, तो ऐसे में कोई टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं जो जिनने क्षेत्र में काम नहीं किया है। या एक वार्ड में 13-13, 14-14 कार्यकर्ता मांगते, 15-15 कार्यकर्ता मांगते, टिकट तो एक को मिलता है। तो 10-12 तो ऐसे होते हैं बेचारे अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे नोटोरियस रहते हैं जिनको इस बात से कष्ट होता है कि पार्टी जीत क्यों रही है। एक वजह ये भी सामने आ रही थी, यादव समाज ने विरोध किया था, यादव समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला था। और दूसरा, जिस वर्ग से आप आते हैं, सिंधी समाज की बात करूं, वहाँ भी ये असंतुष्टता देखने को मिली थी। तो आपको मानते हैं कि ये समाज विशेष की वजह से भी एक अपने सीटें कम आई हैं? देखिए, पार्टी जब टिकट वितरण करती है तो उसमें एक सीमा तक ये बात भी ध्यान में रखी जाती है कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन पूरे आप समाज जीवन में अगर आप भी मीडिया से संबंधित हैं, कितने ऐसे वर्ग, कितनी सी जातियाँ होंगी। टिकट तो हमको 66 देना है, विनिंग कैपेसिटी भी देखना है। तो हर जाति को संतुष्ट करना ये मतलब संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन फिर भी ये मतलब यादव समाज को टिकट मिलना चाहिए, तो मैं इस पक्ष में हूँ। और मैं तो इस पक्ष में हूँ कि हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन आपका उस क्षेत्र में प्रतिनिधि होना तो चाहिए। उस क्षेत्र में व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो विनिंग कैपेसिटी रखता है। मनोज सिंह यादव को हम टिकट दे रहे थे, लेकिन एन वक्त पर किसी कारण से वो टिकट हमको बदलना पड़ा। ऐसा नहीं कि कोई मन में ये बात है कि यादव समाज को टिकट नहीं देना है या सिंधी समाज को टिकट नहीं देना है, ऐसा कोई मन में नहीं रहता। लेकिन किसी कारण से ऐसा हो जाता है तो ऐसे खामियाजा कई बार करना ही पड़ता है। लेकिन सिंधी समाज पूरा हमारा, चूँकि मैं सिंधी समाज को बिलोंग करता हूँ और सिंधी समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा भी है। और मैं चूँकि जिलाध्यक्ष हूँ, समाज को इस बात की संतुष्टि थी कि जब जिलाध्यक्ष ने 66 टिकट बांटे हैं, अगर ऐसा कोई बात होती है तो वो सिंधी समाज को टिकट देते ही। लेकिन विनिंग कैपेसिटी तो होना चाहिए ना। देखिए, ये जो पूरा चुनाव था, पूरा संगठनात्मक रूप से लड़ा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि बड़े जो नेता है उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, हर कोई आपको ही टारगेट इसमें कर रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत साधारण कार्य करता हूँ, छोटा कार्य करता हूँ। तो मैं लोगों की पहुँच में हूँ। क्या है कि पत्थर वहीं मारता है आदमी जहाँ लगता है। पहाड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर मारता है पेड़ पर। तो सकता मैं ऐसा पेड़ हूँ जिस पर पत्थर मारना आसान हो। जब आपकी नियुक्ति हुई थी संगठन के अंदर, तब भी कई सारे विरोधी स्वर निकल कर आए थे। और अभी भी देखने में आता है, जैसे अभी बात करें, जो सहयोग राशि वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कि कमल जी अपने लिए रख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें होटल में पार्टी कर रहे हैं। ये आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक बहुत चर्चा का विषय है। मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसकी चिंता बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के भाग्य में नसीब होता है कि हर एक्टिविटी पर उसके नज़र हो, हर एक्टिविटी पे उसके प्रतिक्रिया हो। तो मैं ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। बात करेंगे कि अभी आपने कहा भी, वैसे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अब तीसरा मोर्चा बनने वाला है? क्योंकि कांग्रेस तो थी प्रतिद्वंदी भाजपा की शुरू से ही, आम आदमी पार्टी भी आगे जो चुनाव है, विधानसभा आने वाले हैं, लोकसभा भी टक्कर दे सकती है? देखिए, मैं बहुत वर्षों से ये बात देख रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसके दो ही धुरियाँ हैं, कांग्रेस और भाजपा। बीच में बीएसपी ने भी तीसरी धुरी बनने का प्रयास किया था, लेकिन हमने कालांतर में देखा कि वो भी आउट ऑफ ट्रैक हो गई। तो निश्चित तौर पर कोई नई पार्टी अगर एंटर करती है तो लोगों का आकर्षण उसके प्रति होता है। ऐसा क्षणिक आकर्षण आम आदमी पार्टी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन हम अगर उसको दूर तक देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश की राजनीति दो ही धुरियों पर केंद्रित रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस।
अंतिम सवाल मैं आपसे ये करूंगा एक बार फिर से कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी विरोधी स्वर निकल कर आ रहे हैं भाजपा में, कई सारी पोस्टें वायरल हो रही हैं जो कि कार्यकर्ता लेवल के या अन्य लेवल के लोग हैं वो कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। तो ऐसा लगता है कि ये साजिश है कि अब आपको हटाने की साजिश की जा रही है यहाँ से? देखिए, इन पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये पोस्ट लिख रहे हैं ना, वे संस्कारित मूल कार्यकर्ता हैं ही नहीं। जो संस्कारित मूल कार्यकर्ता है, जिसने चुनाव में काम किया होगा ना, वो कभी भी इस तरह की पोस्ट डालेगा नहीं। उसको केवल काम से मतलब होता है, इस बात से मतलब नहीं होता है। बाकी किसी के इस्तीफा मांगने से कोई इस्तीफा देता है क्या? ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते ये लोग। मेरे ऊपर अगर कोई बात आएगी तो प्रदेश का नेतृत्व तो बैठा है, वो निर्णय करेगा, वो तय करेगा। मैंने कोई टेंडर थोड़ी बढ़ा था अध्यक्षी का, मेरे को संगठन ने नियुक्त किया और मैंने ईमानदारी से काम किया है। हो सकता है कि मेरे ईमानदारी से काम करना कई लोगों को रास नहीं आ रहा हो, जिस तरीके सक्रिय होकर मैंने पूरे संगठन में काम किया है, संगठन को खड़ा किया है, हो सकता है कई लोग इसको पचा नहीं पा रहे हों। तो ऐसे लोगों के टिप्पणी करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनकी इतनी चिंता भी नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। तो हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी जी, जो कि अपने निर्णयों को लेकर और अपनी वाक पटुता के लिए लेकर हमेशा जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वे एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो हमेशा भाजपा के लिए कार्य करते रहेंगे और किसी के कुछ भी कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।